नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। ये ऑडियो बुक है। आज हम बात करने वाले हैं वात व्याधि के बारे में, जिसको हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से तुलना कर सकते हैं। वात व्याधि के बारे में सामान्य परिचय इस वीडियो या ऑडियो बुक के द्वारा मैं आपको दूंगा। वात व्याधि के अंतर्गत प्रायः उन व्याधियों का समावेश किया जाता है जिनमें मुख्यतः वात दोष की प्रधानता होती है। वात व्याधि के अंतर्गत प्रायः कृच्छ्र साध्य एवं दारुण व्याधियों का समावेश किया गया है, जिनमें से अधिकांश व्याधियों की संतोषप्रद चिकित्सा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सहायता से भी संभव नहीं होती है। अधिकांश वात व्याधियों में वात दोष के स्वाभाविक गुण जो चल गुण है, मतलब गति की हानि प्रकट होती हैं। वात प्रकोप साधारणतः निम्न दो प्रकार के संभव होते हैं। नंबर 1, धातु क्षय होने के परिणाम स्वरूप वात दोष का प्रकोपित होना, और नंबर 2, मार्गावरोध या मार्गावरण होने के कारण वात दोष का प्रकोपित होना। अभी हम सामान्य कारण के बारे में बात करेंगे। वात व्याधि के कारण क्या हो सकते हैं? पहले तो होता है कि आहार के कुछ बिगाड़, आहार के कारण ज्यादातर रुक्ष आहार का सेवन, शीत आहार का सेवन, अत्यल्प आहार लेना, असात्म्य आहार लेना, कटु तिक्त कषाय रस प्रधान आहार का सदोदित सेवन करना, विषम आहार का सेवन, नियम विरुद्ध आहार का सेवन, अध्यशन। अभी हम बात करेंगे विहारजन्य कारण। अत्यधिक मैथुन, अत्यधिक रात्रि जागरण, ज्यादा उपवास करना, मल मूत्र, भूख या तहान प्यास इसका वेग धारण करना, चिंता, शोक, भय, उसके साथ अत्यधिक अध्ययन, अति दौड़ना, अति उच्च स्वरूप में सदोदित भाषण करना, अभिघात, क्रोध और दिवा शयन मतलब दिन में सोना। उसके अलावा कुछ विशिष्ट निदान भी हो सकते हैं कि जिसके द्वारा वात व्याधियां, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि चिरकालीन रोग से ग्रस्त होना, किसी कारण से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र इन धातुओं का क्षय होना मतलब कमी होना, मार्गावरोध और शरीर में अपचन के द्वारा आम की उत्पत्ति। उसी के अलावा और कुछ निदान हो सकते हैं वात व्याधि के लिए, जैसे कि मर्म स्थानों पर आघात, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से वात प्रकोप हो जाता है। ये कारण समझ लेने के बाद में अब हम थोड़ी चिकित्सा के बारे में चर्चा करेंगे। वात व्याधि की चिकित्सा करते समय न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा हम कर सकते हैं। वात व्याधियों की शोधन चिकित्सा करने से पहले स्नेहन स्वेदन करना जरूर है। स्नेहन कर्म मतलब ल्यूब्रिकेशन। यदि आवरण रहित या मार्गावरोध नहीं होते हुए
शुद्ध वात दोष से रोग की उत्पत्ति हुई हो तो रोगी को सर्वप्रथम घृत या तैल, मेडिकेटेड घी या मेडिकेटेड ऑयल हम देते हैं और बाह्य और अभ्यंतर स्नेहन करवाते हैं। इसके लिए कभी कभार दुग्ध का भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यह स्नेहन का प्रयोग हम अनुवासन बस्ती के द्वारा या स्निग्ध नस्य के द्वारा तथा स्निग्ध अन्नपान के द्वारा भी करते हैं। सम्यक मतलब प्रॉपर स्नेहन होने के बाद स्वेदन करते हैं। तो रोगी का सम्यक रूप से स्नेहन होने के पश्चात सर्व शरीर अंतर्गत अथवा शरीर के प्रभावित भाग पर वातनाशक तेल का अभ्यंग कराते हैं। उसके साथ साथ कभी कभार नाड़ी स्वेद, प्रस्तर स्वेद, संकर स्वेद, ऐसे बहुत सारे फोमेंटेशन के प्रकार हम उपयोग में लाते हैं। स्नेहन स्वेदन से क्या फायदा होता है कि रोगी के शरीर में स्नेहन स्वेदन का प्रयोग करने से विकृत एवं स्तब्ध हुए शरीर अवयवों में लोच उत्पन्न होती है, जिससे धीरे धीरे उनमें गति या मूवमेंट उत्पन्न होने लगती है। स्वेदन के प्रयोग से रोगी के शरीर में हर्ष, तोद मतलब प्रिकिंग पेन, शोथ या एडिमा, स्तंभ मतलब स्टिफनेस एवं अंग ग्रह इत्यादि वात विकार दूर हो जाते हैं। धातुओं का शीघ्र पोषण होता है तथा शरीर में बल, अग्नि, जीवनीय शक्ति की वृद्धि होती है। यदि उत्पन्न वात व्याधि अधिक बलवान होने के कारण स्नेहन एवं स्वेदन से शांत नहीं होते तो रोगी के शरीर का स्नेह के साथ मृदु विरेचक औषधियों द्वारा शोधन करवाते हैं। इसके लिए तिलवक से सिद्ध घृत का प्रयोग अथवा एरंड तेल को दूध के साथ मिलाकर हम देते हैं। उसके बाद में आता है बस्ती प्रयोग। यदि रोगी विरेचन योग्य नहीं हो तो बस्ती के द्वारा उसकी चिकित्सा करनी चाहिए अथवा दीपन पाचन द्रव्यों से युक्त भोजन खाने को देना चाहिए। आयुर्वेद में दूषित वात दोष के निर्हरण एवं चिकित्सा के लिए बस्ती को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा माना गया है। उसके बाद आता है रसायन चिकित्सा। जीर्ण वात व्याधियों सहित अधिकांश अन्य जीर्ण रोगी में रोगी के बल का नाश हो जाता है एवं धातु क्षीण हो जाती हैं, जिनकी पूर्ति हेतु रसायन चिकित्सा का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यथा शिवागुटिका, शिलाजतु एवं दुग्ध के साथ गुग्गुलु प्रयोग, बला रसायन तथा चरक संहिता के अभयामलकीय रसायन पाद में वर्णित योग जैसे कि ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश, आमलक रसायन, हरितक्यादि रसायन अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होते हैं। उसके बाद आता है नस्य एवं धूमपान। वात व्याधि से पीड़ित रोगी को महानारायण तैल, षडबिंदु तैल अथवा अणुतैल इत्यादि से नस्य का प्रयोग हम करवाते हैं। तत्पश्चात वातनाशक द्रव्यों का चूर्ण करके धूमपान विधि के रोगी को प्रयोग हम करवाते हैं। उसके बाद आता है वात व्याधि में जब मार्गावरोध होता है या आवरण होता है तो क्या करें। आवरणजन्य वात व्याधि की चिकित्सा में सर्वप्रथम आवरण की चिकित्सा करनी चाहिए। यदि कफ और पित्त दोष आवरक के रूप में हो तो पहले पित्त की चिकित्सा करनी चाहिए। आवरण चिकित्सा में जो औषधि कफकारक नहीं हो परंतु स्निग्ध एवं स्त्रोतोशोधक हो उनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जो औषधि द्रव्य कफ और पित्त की वृद्धि न करे तथा वात का अनुलोमन करे उनका प्रयोग चिकित्सा में करना चाहिए। प्रायः अनुवासन बस्ती या मधुर यापन बस्ती का प्रयोग करते हैं। बलवान रोगी में विरेचन तथा दुर्बल रोगी में मृदु विरेचन या दीपन पाचन औषध का प्रयोग करना चाहिए। रसायन के रूप में शिलाजतु, दुग्ध एवं गुग्गुलु तथा अभयामलकी का प्रयोग
हम हमेशा करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि शमन चिकित्सा में कौन कौन सी विविध औषधियां हम उपयोग में लाते हैं। जैसे हम बोले कि रस, भस्म या पिष्टी की मात्रा 125 to 250 मिलीग्राम होती है और अनुपान शहद होता है। ये रसकल्प में वात गजांकुश रस, बृहत वात चिंतामणि रस, योगेंद्र रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, रसराज रस, एकांगवीर रस, सुवर्ण भस्म, अभ्रक भस्म इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। चूर्ण जब देते हैं तो उसकी मात्रा 2 से 5 ग्राम होती है और अनुपान कोष्ण जल या मधु होता है। उसमें हम अश्वगंधा चूर्ण या पंचकोल चूर्ण या षडधरण चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। जब हम क्वाथ का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मात्रा 20 से 40 मिलीलीटर और अनुपान समभाग पानी के साथ मिलाकर दिया जाता है। उसमें ज्यादातर महारासनादि काढ़ा, रासना सप्तक काढ़ा, रासना दशमूल काढ़ा, इसका प्रयोग हम ज्यादातर करते हैं। मेडिकेटेड ऑयल्स, अभ्यंतर प्रयोगार्थ जब हम तेल का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मात्रा 10 से मिलीलीटर, अनुपात दुग्ध या उष्णोदक, और उसमें बला तैल, नारायण तैल, प्रसारिणी तैल, माश तैल, महामाश तैल, इनका हम उपयोग करते हैं। विषगर्भ तेल का उपयोग केवल बाह्य प्रयोग के लिए किया जाता है। जब हम घृत, मेडिकेटेड घी इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भी अश्वगंधा घृत है और बहुत सारी घृत का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे गुग्गुलू का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुलू, कैशोर गुग्गुलू, सिंहनाद गुग्गुलू, अमृता गुग्गुलू, लाक्षादि गुग्गुलू इत्यादि। आस्वारिष्ट में देखा जाए तो उसकी मात्रा 10 से 20 मिलीलीटर होती है। समभाग पानी के साथ दशमूलारिष्ट या बलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, द्राक्षासो हम वात व्याधियों में दे सकते हैं। रसायन योग देना है तो उसकी मात्रा 10 से 15 ग्राम होती है। अनुपान दुग्ध या जल होता है। उसके लिए हम च्यवनप्राश, ब्राह्म रसायन, शिलाजतु और शिवागुटिका का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम आपको एकल औषधियां बताते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वात व्याधि के लिए, जैसे कि निर्गुंडी, बला, गुग्गुलू, शुंठी, लशून, भल्लातक, रासना, दशमूल, अश्वगंधा, एरंड, शिलाजतु, ब्राह्मी, जटामांसी, शतावरी, देवदारू, विदारीकंद इत्यादि का उपयोग हम वात व्याधि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में करते हैं। इसके साथ साथ योग, ध्यान एवं प्राकृतिक चिकित्सा विधियों से भी वात व्याधियों को दूर करने में सफलता मिलती है। इसके लिए वात व्याधि के लिए ज्यादातर हम हलासन, सर्वांगासन, विपरीतकरणी, वज्रासन, भद्रासन, सूर्य नमस्कार, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन और पद्मासन इत्यादि का लोगों को सलाह हम देते हैं। उपरोक्त जो मैंने आसन आपको बताए उसका नियमित अभ्यास करने से विभिन्न भागों जैसे पृष्ठ, कटी, जानु, जंघा, ग्रीवा इत्यादि अंग में जो स्तब्धता या शूल होता है वो बिल्कुल चला जाता है। उसके बाद एक आपको जैसे हम प्रिस्क्रिप्शन कह सकते हैं ऐसी बात बताना चाहता हूं कि जब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं तो सर्वसाधारण एक हमारा प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो पहले जो कारण हम ढूंढ निकालते हैं और उसको दूर करने के लिए बोलते हैं। उसके साथ पथ्य सेवन तथा वातनाशक आहार एवं विहार की हम सलाह देते हैं। बाह्य एवं अभ्यंतर सम्यक स्नेहपान लुब्रिकेशन करवाते हैं। स्वेदन करने के लिए कभी कभार सर्वांग स्वेद होता है, कभी कभार एकांग स्वेद होता है। अनुवासन या निरोह बस्ती का प्रयोग करते हैं। पत्र पिंड स्वेदन या शाली षष्टिक स्वेदन कराते हैं। कफ प्रधानता में मतलब वात के साथ कफ जाता है तो नस्य एवं धूमपान की सलाह देते हैं। ज्यादातर प्रिस्क्रिप्शन में महायोगराज गुग्गुल की 2 गोलियां कोष्ण जल के साथ सुबह शाम देते हैं। जब आम की ज्यादा उधर संप्राप्ति है या पैथोजेनेसिस है तो अग्नितुंडी वटी 1 गोली, प्रवाल पंचामृत की 1 गोली, रसराज रस की 1 गोली, ऐसी 3 गोली सुबह और 3 गोली शाम को हम देते हैं। उसके साथ रासना सप्तक काढ़ा
या माश बलादी काढ़ा समभाग जल मिलाकर 2 दफा लेने के लिए बोलते हैं और उसके साथ रसायन तौर पर ब्रह्म रसायन अथवा अश्वगंधा पाक के 2 चम्मच दूध के साथ सुबह सुबह लेने के लिए हम कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने आपको वात व्याधि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में एक सविस्तर प्रायः एक जो बिल्कुल महत्वपूर्ण जो उसके मुद्दे होते हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। ऐसे ही आपको हिंदी भाषा में कुछ अलग अलग आयुर्वेद की वात व्याधि या अलग अलग व्याधियों के बारे में चर्चा जाननी है ऑडियो बुक के द्वारा, तो जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करके ये बेल बटन जो आइकॉन है वो प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए वात व्याधि के लिए ज्यादातर हम हलासन, सर्वांगासन, विपरीतकरणी, वज्रासन, भद्रासन, सूर्य नमस्कार, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन और पद्मासन इत्यादि का लोगों को सलाह हम देते हैं। उपरोक्त जो मैंने आसन आपको बताए उसका नियमित अभ्यास करने से विभिन्न भागों जैसे पृष्ठ, कटी, जानु, जंघा, ग्रीवा इत्यादि अंग में जो स्तब्धता या शूल होता है वो बिल्कुल चला जाता है। उसके बाद एक आपको जैसे हम प्रिस्क्रिप्शन कह सकते हैं ऐसी बात बताना चाहता हूं कि जब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं तो सर्वसाधारण एक हमारा प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो पहले जो कारण हम ढूंढ निकालते हैं और उसको दूर करने के लिए बोलते हैं। उसके साथ पथ्य सेवन तथा वातनाशक आहार एवं विहार की हम सलाह देते हैं। बाह्य एवं अभ्यंतर सम्यक स्नेहपान लुब्रिकेशन करवाते हैं। स्वेदन करने के लिए कभी कभार सर्वांग स्वेद होता है, कभी कभार एकांग स्वेद होता है। अनुवासन या निरोह बस्ती का प्रयोग करते हैं। पत्र पिंड स्वेदन या शाली षष्टिक स्वेदन कराते हैं। कफ प्रधानता में मतलब वात के साथ कफ ज्यादा है तो नस्य एवं धूमपान की सलाह देते हैं। ज्यादातर प्रिस्क्रिप्शन में महायोगराज गुग्गुल की 2 गोलियां कोष्ण जल के साथ सुबह शाम देते हैं। जब आम की ज्यादा उधर संप्राप्ति है या पैथोजेनेसिस है तो अग्नितुंडी वटी 1 गोली, प्रवाल पंचामृत की 1 गोली, रसराज रस की 1 गोली, ऐसी 3 गोली सुबह और 3 गोली शाम को हम देते हैं। उसके साथ रासना सप्तक काढ़ा या माश बलादी काढ़ा समभाग जल मिलाकर 2 दफा लेने के लिए बोलते हैं और उसके साथ रसायन तौर पर ब्रह्म रसायन अथवा अश्वगंधा पाक के 2 चम्मच दूध के साथ सुबह सुबह लेने के लिए हम कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने आपको वात व्याधि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में एक सविस्तर प्रायः एक जो बिल्कुल महत्वपूर्ण जो उसके मुद्दे होते हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। ऐसे ही आपको हिंदी भाषा में कुछ अलग अलग आयुर्वेद की वात व्याधि या अलग अलग व्याधियों के बारे में चर्चा जाननी है ऑडियो बुक के द्वारा, तो जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करके ये बेल बटन जो आइकॉन है वो प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। में एक सविस्तर प्रायः एक जो बिल्कुल महत्वपूर्ण जो उसके मुद्दे होते हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। ऐसे ही आपको हिंदी भाषा में कुछ अलग अलग आयुर्वेद की वात व्याधि या अलग अलग व्याधियों के बारे में चर्चा जाननी है ऑडियो बुक के द्वारा, तो जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करके ये बेल बटन जो आइकॉन है वो प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइकॉन है वो प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।